हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के, है ना। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जिस क्वेश्चन के पूछे जाने की चांसेस हैं बहुत ज़्यादा 100% या 90 प्लस कर दिया जाए, तो उस टॉपिक की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए भाई, ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें और बेहतरीन तरीके से क्लास को स्टार्ट करें। और ये बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी अब आपको चाहे गलत चाहे सही, लेकिन आंसर बताने की कोशिश करनी है। गलत ही बताना है लेकिन बताना है, बात आपस में नहीं करने। अगर बात आपस में करोगे तो वो डाउट रह जाएगा और फिर बाद में बोलोगे मेरा ये इस टॉपिक में तो डाउट रह गया। तो आप चाहते हो कि इसी क्लास में आपका कोई भी डाउट ना रहे, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए, तो सिर्फ आपको क्लास पे ध्यान देनी है। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी उसके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे रेडी हैं? क्लास स्टार्ट हो जाए आपकी, एक बार सभी बच्चे बता दीजिए कि क्या आप सभी रेडी हो, हाँ या ना। क्या आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए, आप लोग रेडी हो, हाँ या ना। और बेटा इसके साथ साथ पीछे की जितने भी आपके टॉपिक डेली डेली आपकी क्लासेस चलती हैं उन सभी क्लासेस को देख लेना। और पहला सवाल मैं आपका सॉल्व कर देना चाहती हूँ, आपसे पूछने कि पहले कि मैम में किस बोर्ड के लिए है। तो आपका जहाँ भी हर एक बोर्ड के लिए जहाँ पे आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी बोर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एनसीईआरटी सिलेबस ही पढ़ाया जाता है और आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भी कराए जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहा जाता है ना। जब कोई संतति है और इसका जो उत्पत्ति हो रहा है एकल जनक द्वारा होता है तब ये क्या कहा जाता है, बताइए। ठीक, तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहा जाता है ना। जब कोई एक संतति है और इसकी जो उत्पत्ति होगी एकल जनक के द्वारा, है ना। मतलब एकल जनक का मतलब होता है बच्चे या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेगी, तब ये क्या कहा जाता है। तो बताइए बच्चा, आंसर बताइए, क्या कहा जाता है। लैंगिक जनन बोला जाता है, अलैंगिक जनन बोला जाता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों बोला जाता है, या आंतरिक निषेचन बोला जाता है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। फटाफट सभी बच्चे के कमेंट को आंसर में मुझे दिखने चाहिए, है ना। बात मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके आंसर चाहिए। भले ही गलत बताओ लेकिन मुझे चाहिए, आपको बताने पड़ेंगे। तो बताइए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब क्या कहा जाता है। हम लैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, या आंतरिक निषेचन कहते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही बेटा, कि क्या अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि बेटा असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें या तो मेल भाग लेगा या तो फीमेल भाग लेगी, क्योंकि इसमें एकल जनक भाग लेते हैं। या तो मेल से ही एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी या तो फीमेल से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी एकल जीव पार्टिसिपेट करते हैं। या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। मानव युग्मक, बेटा युग्मक को हम कहते हैं गैमीट कहते हैं। युग्मक को हम गैमीट कहते हैं। गैमीट का मतलब बेटा, जैसे अगर हम मादा में बात करते हैं तो मादा का गैमीट क्या है, अंडाणु है। और अगर हम नर की बात करते हैं तो ये जो नर का गैमीट है ये क्या है, शुक्राणु है। तो इनमें पूछा जा रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 21, 23, 44, 46। युग्मक बेटा, युग्मक और युग्मनज और जाइगोट और गैमीट में डिफरेंस होता है, इतना ध्यान देना। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44, 46। तो बेटा जितने भी बच्चे का अगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही होगा बेटा, कि 23 होता है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 23, क्योंकि ये अगुणित होते भाई। देखो अगर ये शुक्राणु है ना, ये शुक्राणु है बच्चे, तो ये शुक्राणु भी यन है, ठीक है। और यहीं पे अगर ये अंडाणु है तो ये अंडाणु भी क्या है, यन है। यानी कि इनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, 23 होगी। ओके, अगला
द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, द्विखंडन यानी कि जो बाइनरी फ्यूजन है, तो बाइनरी फ्यूजन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन बेटा, फ्यूजन यानी कि द्विखंडन, द्विखंडन बेटा बाइनरी फ्यूजन। देखो जो फ्यूजन होता है ये टू टाइप्स का होता है, एक बाइनरी फ्यूजन होता है, एक मल्टीपल फ्यूजन यानी कि द्विखंडन बहुखंडन। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट सभी बच्चे आंसर बताइए। हम्म, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ये किसमें, ये बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन की जो मेथड होगी, जो विधि होती है, ये किसमें पाई जाती है? बताइए। तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही है कि ए और बी दोनों, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। ध्यान देना, ये जो पैरामीशियम है ना, ये जो पैरामीशियम है और ये बेटा जो अमीबा है, इन दोनों में ही क्या पाए जाते हैं? बाइनरी फ्यूजन, है ना। ये अपने बॉडी को, है ना, ये दो भागों में, पहले इनका क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये अपने बॉडी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, और प्रत्येक जो डिवाइड हुआ भाग होता है ये एक नए जीव की क्या कर देता है? उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, चलो अगला, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? बेटा बताइए, डिप्लॉइड कौन सी है? देखो एक होता है हैप्लॉइड होता है और एक होता है डिप्लॉइड होता है। तो निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु है, युग्मनज है, भ्रूणपोष है, इनमें से सभी? बताइए, बताइए कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? इनमें से द्विगुणित संरचना कौन है? अंडाणु है, भ्रूणपोष है, युग्मनज है, इनमें से सभी है? बताइए, सभी बच्चे का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए बेटा, बातें नहीं करनी है, आंसर करते हुए जाने हैं, है ना। जो बच्चा बात करेगा उसका डाउट रह जाएगा, और जो बच्चा बात नहीं करेगा उसका डाउट नहीं रहेगा। ठीक, बड़ी लंबी लंबी बातें चलती है आप लोगों की, है ना। लगता है कि वर्षों के मिले रहते हो, है ना, वर्षों की मिलन होती है, आप लोगों की बातें खत्म नहीं होती। ठीक है, तो बेटा इसमें जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, बिल्कुल सही है कि युग्मनज यानी कि जाइगोट। क्या है? युग्मनज यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? जाइगोट हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जब अंडाणु, है ना, ये अंडाणु है और ये अंडाणु क्या है? यन है। ठीक है, प्लस क्या है बेटा? शुक्राणु है, और ये शुक्राणु भी क्या है? यन है। ये दोनों जब आपस में संलयन की क्रिया यानी कि जब निषेचन होता है तो यन यन क्या हो जाता है? टू यन। और अंडाणु शुक्राणु जब ये आपस में संलयित हो जाते हैं तो संलयन का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं युग्मनज। तो यहाँ पे ये बेटा हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों में आपस में जुड़े तो ये क्या हो गया? डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? युग्मनज। ठीक, अगला, निम्न में से कौन नरयुग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? निम्न में से कौन नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन ऐसा है जो नरयुग्मक से संयोजन करता है और भ्रूणपोष का फॉर्मेशन करता है? बताइए, ऐसा इसमें, इनमें की ऐसी कौन सी संरचना है? तो निम्न में से कौन नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? कौन ऐसा है जो मेल गैमेट से संयोजित होगा और संयोजित होने के बाद भ्रूणपोष का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि भ्रूणपोष निर्माण की क्रिया को दर्शाएगा? तो इनमें से कौन है? कौन है बच्चा, कौन है? बताइए, ए बी सी या डी? ए है, बी है, सी है या डी है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो बेटा क्या होगा बताओ? निस्तकांड एंटीपोडल सेल सहायक कोष का द्वितीय केंद्र। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये भ्रूणकोष है ना। अब ये भ्रूणकोष है, इनमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल। अब सेल है तो हर एक सेल का न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, यहाँ पे एक, दो, तीन, है ना, यही आपका सेकेंडरी है।
माना बात पराग नलिका आई, पराग नलिका जब आई, दो मेल गैमेट बना, एक मेल गैमेट ए, एक मेल गैमेट ए, तो एक मेल गैमेट पहला जो नरयुग्मक से अंडकोश का, दूसरा किससे ध्रुवी कोश का, और यही n+2 n बराबर 3 n यानी कि भ्रूणपोष का फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वितीय केंद्रक या जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्लियर? सभी बच्चे को क्लियर? हर एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला, आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में, है ना, आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? अभी हमने जस्ट बात की। बेटा ये आपके क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं होने चाहिए, बताओ, गलत नहीं होने चाहिए। अगर मान लो ये गलत हुआ तो इसका मतलब क्या था? आपका ध्यान कहाँ था? बातों में था, है ना, आपने बात में ध्यान लगा दिया। आपने क्लास पे अभी जो हमने अभी जो क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपका ध्यान यहाँ पे नहीं था, आपका ध्यान कहाँ था? बातों पे था। ठीक, तो बताओ, आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? n है, 2n है, 3n, और ए और बी दोनों, यानी कि n2n दोनों, बताइए। हाँ, तो बेटा क्या हो जाएगा? जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर थर्ड है बिल्कुल सही। क्या है? 3n। क्या होंगे? 3n होंगे, ठीक है। चलो अगला, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? बताओ, कौन ऐसा है जिसका हम क्या खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं। तो निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? बताओ भाई, कौन ऐसा है जिसका हम सिर्फ पुष्पासन भाग खाते हैं? कोई तो ऐसा होगा कि जिसका हम क्या खाएंगे? पुष्पासन भाग खाते हैं। बेटा ये एक पुष्प होता है, इसी पुष्प में निषेचन की क्रिया होती है, और ये जो अंडाशय होता है ना, यहाँ पे बच्चा ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, यही चेंज किस में होती है? फल में चेंज हो जाती है। इसके अंदर का जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? हम किसके पुष्पासन को खाते हैं? शरीफा के, सेब को, नारंगी के, इनमें से सभी। तो बताइए बच्चे, सातवें का आंसर क्या होगा? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो बताइए क्या होगा भाई? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो बच्चे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको तो पता है कि भाई जब निषेचन पश्च घटना में जो अंडाशय होता वो फल में चेंज हो गया, जो ओवरी है वो बीजांड, जो बीजांड है वो बीज में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चे आगे क्या होता है कि कुछ ऐसे, यानी कि कुछ सत्य फल होते हैं, कुछ असत्य फल होते हैं। तो सत्य फल वे फल होते हैं जो ओवरी से निर्माण होता है, लेकिन जो सेब होता है, सेब के निर्माण में पुष्पासन भाग लेता है। इससे निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि हम सेब का पुष्पासन खाते हैं, ठीक है। चलो आगे, पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्थानी किससे संबंधित है? जैसे जंतु में, जैसे जंतु में हम एम्फीबियन कहते हैं कि क्या है? जंतु जगत का एम्फीबियन है, इसी तरह पादप में भी होते। जैसे जंतु जगत में एम्फीबियन है, इसी तरह पादप में भी होते हैं। तो पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्थानीय किससे संबंधित है? शैवाल से है, ब्रायोफाइट से है, कवक से है, टेरिडोफाइट से है। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, कवक, टेरिडोफाइट्स। तो पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है? पादपों में जो एम्फीबियन है यानी जो उभय स्थानी है, ये किससे संबंधित है? शैवाल से, ब्रायोफाइट यानी टेरिडोफाइट या कवक से। तो बच्चे जितने भी बच्चे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर की ब्रायोफाइट से। क्योंकि ब्रायोफाइट्स, माना बात देखो, ये बेटा ब्रायोफाइट्स क्या है ना, ये कोई बड़ा सा पौधा ठीक है, बड़ा सा पौधा है, और नीचे क्या है बेटा? नम भूमि है ना, नम, नीचे क्या है? नम भूमि है। तो ये ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? यहीं पे ग्रो करते हैं, यानी कि ये मॉइस्ट प्लेस में, ये नम भूमि में,
है ना। ये नम भूमि में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जहाँ की भूमि क्या हो, गीली हो। तो ये नम भूमि में ग्रो करते हैं, लेकिन निषेचन के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, इसलिए इसको हम कहते हैं एम्फीबियन, है ना। जल और स्थल दोनों, देखो जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं उसको हम एम्फीबियन कहते हैं, जैसे मेढक हमारा हो गया। इसी तरह ये स्थली है तो स्थल पे, लेकिन निषेचन के लिए जल चाहिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं एम्फीबियन या उभयस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो 8वीं का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, वायु परागण किसमें नहीं होता, एयर पॉलिनेशन किसमें नहीं होता है, बताओ। घास में, मक्का में, गेहूं में, शैलवा में। एयर पॉल्यूशन बेटा, वायु परागण किसमें नहीं होता है, इनमें से कौन सा ऐसा पादप है जिनमें वायु परागण यानी एयर पॉलिनेशन नहीं होता है, घास में, मक्का में, गेहूं में या सैलवा में। घास में, मक्का में, गेहूं में, सैलवा में, किसमें वायु परागण नहीं होता, बताइए। निम्न में से किसमें सॉरी, किसमें वायु परागण यानी कि जो एयर पॉलिनेशन नहीं होता, घास में, है ना। ये तो हो गया बेटा क्या, देखो ये हमारी हो गई घास, ठीक, ये हमारी घास हो गई। उसके बाद क्या पूछ रहा है बेटा, गेहूं में ना, ये हमारा प्लांट हो गया, ये यहाँ से लीफ निकल गई, ठीक है। लीफ के बाद ठीक है, ये गेहूं हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा बेटा क्या है, अगला जो है, अगला क्या है, अगला ये मक्का। तो बताइए किसमें नहीं होता एयर पॉलिनेशन, किसमें नहीं होगा भाई, ये एयर पॉलिनेशन जो होगा वो किसमें नहीं होगा। तो बेटा जो इस सैलविया का प्लांट्स होता है, जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है कि सैलविया के प्लांट में वायु परागण नहीं होता। बाकी घास में, गेहूं में, मक्का में, इनमें एयर पॉलिनेशन पाए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निषेचन के समय किस प्रारूपीय द्विबीजपत्र यानी पॉलीगेनम के मादा गैमेटोफाइट होते हैं। निषेचन के समय किस प्रारूपीय द्विबीजपत्र के मादा गैमेटोफाइट होते हैं। 8 केंद्र की, 7 कोष की, 7 केंद्र की, 8 कोष की, 4 केंद्र की, 4 कोष की, 8 केंद्र की, 8 कोष की। तो बताइए बेटा 10वीं का आंसर क्या होगा कि निषेचन के समय प्रारूपी द्विबीजपत्र यानी पॉलीगेनम, क्या, पॉलीगोनम जो होता है, यानी कि प्रारूपी द्विबीजपत्र है ना, एक मोनोकार्पिक, एक डाइकार्पिक, ठीक है। तो ये जो एक जो द्विबीजपत्र है, इनमें गैमेटोफाइट क्या होते हैं, किसको हम गैमेटोफाइट, है ना, मादा गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मोद्भिद कौन होते हैं, हम किनको मादा युग्मोद्भिद कहते हैं, बताइए। तो बेटा आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 2 5 1 2 3 3 3 3 3 6 7, यानी कि 7 कोष की, सॉरी 8 केंद्र की, 7 कोष की, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या, इनमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे बच्चे, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण यानी गैमीट निर्माण को हम हिंदी में कहेंगे युग्मक निर्माण। तो युग्मक निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, इनमें से कोई नहीं। गैमीट निर्माण यानी युग्मक का निर्माण हो रहा है, तो युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है, तो युग्मक निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक निर्माण की जो क्रिया है, इस युग्मक निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं, बताइए। युग्मक निर्माण की जो क्रिया है, इस युग्मक निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं,
क्या कोई बच्चा बता सकता है कि युग्मक निर्माण की जो क्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे? है, बोलो भाई। तो बेटा क्या बोलते हैं? जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही कि गैमेटोजेनेसिस, यानी हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। आपने बेटा देखा होगा युग्मक जनन में दो मेथड, यानी शुक्र जनन, अंड जनन, लघु जनन, गुरु बीजाणु जनन। तो युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मेंस्ट्रुएशन, एक तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल है और एक मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है ना। तो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। ऋतुस्राव बेटा यानी कि इनमें क्या होता है ना, 1 से लेके 5 दिन क्या होगी? ब्लीडिंग होगी, है ना, ब्लीडिंग होगी। और ये जो साइकिल होती है ये 28 या 28 से 29 डे की होती है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 28 29 ही है, किसी में 30 की भी हो सकती है, किसी में कम ज़्यादा। लेकिन एक जो साइंस कहता है कि जो नॉर्मल अवधि होती है उसको 28 से 29 दिन बोला जाता है। तो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है और इन सभी में होता है। तो बताइए जो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि बेटा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये जो होगी ये मनुष्य में भी होती है, बंदर में भी होती है, चिंपैंजी में भी होती है। बाकी एक होता है बेटा मध चक्र। मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर होता है, ध्यान देना। ठीक, चलो नेक्स्ट। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। बताओ, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। तो ये जो सर्टोली कोशिका हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। तो ये जो सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल कहाँ पाई जाती है भाई बताओ? सभी बच्चे के आंसर को मैं चेक कर रही हूँ, बताओ बताओ, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? तो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो सर्टोली सेल्स है ये कहाँ पाई जाती है? ए है, बी है, सी है, डी है। तो बच्चे जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल सही कि वृषण में। कहाँ पे? वृषण में। कहाँ होगा? ये जो वृषण है ना, ये जो वृषण है इस वृषण में ही, ठीक है, इस वृषण में ही क्या पाई जाएंगी? सर्टोली सेल। ठीक है, ये वृषण है, ठीक है, क्या है बेटा? वृषण है। और इस वृषण में क्या होते हैं? ठीक है, देखो ये जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं वृषण कहते हैं। और ये कवर किससे होता है? वृषण कोश से, स्क्रोटम से। किससे? वृषण कोश से। ये सुरक्षित होता है, क्यों? कि उसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। इसी में बेटा क्या होती है? शुक्रजनक नलिका होती है। शुक्रजनक नलिका में ही दो सेल, सर्टोली कोशिका और नरजन्म कोशिका। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की वृषण में। ठीक, नेक्स्ट। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या है। मनुष्य यानी मनुष्य में स्पेशली किसका पूछ रहा है? पुरुष का। तो मनुष्य यानी पुरुष में जो गुणसूत्र है ना, क्रोमोजोम की संख्या है, क्या है? 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 46 प्लस XY, 46 प्लस XX। तो बताइए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, मानव में क्रोमोजोम की संख्या है 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, 46 प्लस XY, 46 प्लस XX। बताइए
मनुष्य में यानी पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है भाई, बताओ फटाफट आंसर बताओ। आंसर आंसर, बात नहीं करनी है। देखो अब ये मान लो कि अब बातें नहीं करनी है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देनी है, क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा नवंबर आ गया, नवंबर को छोड़ दो, आ गया दिसंबर, जनवरी आएगी, कपकपी वाली ठंडी, रजाई में से निकलने का मन नहीं करेगा, कहीं करने कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि भाई जनवरी में हमारे जो हाथ पैर एकदम काम नहीं करते हैं, है ना। तो उसको तो भूल ही जाओ, बचे यही आपके पास आधा नवंबर। ये आपका आज नवंबर चल ही रहा है, दिसंबर बचा, इसी में जो करना है कर लो, ठीक है। तो बड़ा आंसर क्या हो जाएगा, जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल चाहिए कि 44 प्लस एक्स वाई क्या है, 44 प्लस एक्स वाई क्या होते हैं, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सटोली कोशिका किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। सटोली कोशिका किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, यानी जो ये सटोली सेल है, सटोली कोशिका किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, बताइए। ये जो सटोली कोशिका है, एक किस पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा, एलएच के द्वारा, एफएसएच के द्वारा, जीएच के द्वारा या प्रोलैक्टिन के द्वारा। देखो एक तो बेटा इसको हम कहते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ध्यान देना, इसको हम कहते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो सर्टोली सेल किस प्यूटेटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित है, यानी कि जो प्यूटेटरी ग्लैंड है, जो ये मास्टर ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो किस हार्मोन्स के द्वारा ये नियंत्रित होता है। तो बच्चे इसमें जो हार्मोन्स है क्या होगा, एफएसएच के द्वारा, क्योंकि जब किशोरावस्था आती है ना, जब हमारे किसी भी लड़के या लड़की की किशोरावस्था आती है, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिनका नाम है GnRH हार्मोन्स, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स हमारी मास्टर ग्लैंड पे कार्य करता है, और इसके द्वारा पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं एलएच और एफएसएच। बेटा एलएच जो होता है ना, ये युग्मक फॉर्मेशन के निर्माण की क्रिया को दर्शाता है, और जो एफएसएच होता है ये क्या करता है, सटोली कोशिका पे नियंत्रित करता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, एक स्वस्थ लेडी है, एक स्वस्थ महिला है, और उसके पूरे जीवन काल में, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 4400 या 40 या 365। एक स्वस्थ महिला है ना, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, एक स्वस्थ लेडी है, और वो पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में वो कितने अंडे को उत्पन्न करती है, बताइए बताइए भाई बताइए, सभी लोग आंसर बताइए कि कोई एक स्वस्थ महिला है और अपने पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल का मतलब बेटा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखो एक लाइफ स्पैन होती है ना, एक जीवन अवधि होती है, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जन्म के बाद और मृत्यु के पहले, है ना, कोई भी एक जीव का, है ना, एक छोटा जीव बड़ा जीव मानो कोई भी एक जीव है, हर एक जीव की अपनी जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पैन होती है। तो जैसे ही जन्म हुआ और जन्म के बाद जब क्या होगी, मृत्यु होगी, है ना, जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या हुई, मृत्यु हुई, तो जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है उसको हम कहते हैं जीवन अवधि। तो यहाँ पे पूरे जीवन काल, यानी कि जो बेटा लाइफ, जीवन काल का मतलब कि जब जब तक उसके अंदर क्या है, ये जनन क्षमता विकसित है। तो आप सभी को पता है कि देखो जो मध्य चक्र होता है ना, जो आर्तव चक्र की दो होता है बेटा, एक रजो निवृत्ति और एक रजो दर्शन। तो पहला जो आर्तव चक्र होगा उसको हम पहली बार जो ऋतुस्राव की क्रिया होगी उसको रजो दर्शन कहते हैं ना, पहली बार हुआ, और जो लास्ट होगा उसको रजो निवृत्ति, यानी कि खत्म हो गया। तो स्टार्टिंग बेटा वो होती है हमारी जब किशोरावस्था, और जो खत्म होता है वो 40 से 50 की एज, ये आपकी साइंस कहता है, ठीक है। तो ये जब तक उसकी जनन क्षमता प्रेजेंट है, जब तक उपस्थित है, वो पूरे जीवन काल में 400 अंडे को यानी 401 को उत्पन्न करती है, ठीक। चलो नेक्स्ट, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं परिपक्व शुक्राणु। एक परिपक्व क्या है, ये शुक्राणु है,
अब इसके ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये टोपी नुमा ना, ये टोपी से ढका हुआ टोपी है ना, क्या कहते हैं? तो बेटा ये इसको हम कहते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एक्रोसोम। क्या? एक्रोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक करेक्ट आंसर। क्या? एक्रोसोम, यानी कि परिपक्व शुक्राणु है ना, एक परिपक्व हो चुका जो स्पर्म है, और उसके ऊपर जो टेल टोपी नुमा ना, इसके जो हेड के ऊपर टोपी नुमा जो संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। नेक्स्ट, शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूबुल्स का विन्यास होता है। शुक्राणु के टेल में, शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूबुल्स का विन्यास होता है। 9 से 0, 9 से 2, 7 से 0, 7 से 2, 7 यानी कि 9 प्लस 0, 9 प्लस 2, 7 प्लस 0, 7 प्लस 2। बताइए, शुक्राणु पूंछ में जो माइक्रोट्यूबुल्स का विन्यास होता है, कितना होता है भाई? माइक्रोट्यूबुल्स का विन्यास होता है। ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है, इसका विन्यास कितना होता है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? 18 का बताओ बेटा, 18 का। तो बेटा 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 9 प्लस 2। क्या? 9 प्लस 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे का आंसर क्या है? बी है, बिल्कुल सही है कि 9 प्लस 2। ये आपके बेटा सीयूटी में, सीयूटी में, आपके बोर्ड में और नीट में ये क्वेश्चन आते हैं। शुक्राणु की पूंछ में माइक्रोट्यूबुल का विन्यास होता है। ये आपके बोर्ड लेवल, नीट लेवल, सीयूटी लेवल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हार्मोन जिसका मासिक चक्र में कोई योगदान न हो। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसका मासिक चक्र में कोई भी योगदान नहीं है? LH, FSH, एस्ट्राडियोल या TSH? बताइए। 90 का 19 का क्या होगा? LH यानी कि ल्यूटिलाइजिंग, FSH या एस्ट्राडियोल या TSH? बताइए बेटा कि हार्मोन जिसका मासिक चक्र में, इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसका मासिक चक्र में कोई भी योगदान नहीं है? तो वो योगदान नहीं है TSH का। किसका? TSH का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ग्राफिन पुटक की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ग्राफिन पुटी की वृद्धि तथा जो परिपक्वन है, ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? FSH, LH, FSH, LTH, ACTH, LH या GH, ADH? तो बताइए, ये जो ग्राफिन पुटक है, तो ग्राफिन पुटक की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ग्राफिन पुटक की वृद्धि तथा जो परिपक्वन है, ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए। FSH के द्वारा, यानी FSH, LH या FSH, LTH या ACTH, किसके द्वारा? बेटा यहाँ पे जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा बिल्कुल सही कि FSH तथा LH के द्वारा। क्या? FSH तथा LH के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलो अगला, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? मानव में, यानी कि जो मानव में प्लेसेंटा को हम कहते हैं अपरा, तो मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? कैरियोनिक, हीमोकैरियल या मेटा मेटा डिस्क्वाइडल या सभी? तो 21 का बताओ भाई, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? कैरियोनिक, हीमोकोरियल या मेटा डिस्क्वाइडल? तो बेटा क्या होगा? जितने भी बच्चे का करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है कि सभी। क्या? सभी। ठीक है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, चलो
निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन्स होता है? निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, ध्यान देना, निषेचन यानी अंडाणु शुक्राणु का संलयन की जो क्रिया होती है उसको हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन्स होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन की क्रिया हो गई, तो माता का जो यूरिन है उनमें कौन सा हार्मोन्स होता है? एलएच, एफएसएच, एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन। बताइए 22 का आंसर बताइए बेटा। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही सही बताना कि निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, जब निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन्स होता है, किस प्रकार का हार्मोन्स पाया जाएगा, किस लेवल का, किस टाइप का हार्मोन्स यहाँ पे उपस्थित होगा। बताइए निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन्स होगा? एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच। तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, बिल्कुल सही है कि एचसीजी। क्या? एचसीजी। ठीक है, क्या होगा? एचसीजी। चलो, यानी ह्यूमन कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिक होता है। जनसंख्या वृद्धि दर किस पर निर्भर है? जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, इसमें जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ये किस पर निर्भर है? ये किस पे निर्भर करती है? जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि बढ़ने पे। तो ऑप्शन क्या दिया है? मृत्यु दर पे, जन्म दर पे, आयु लिंग अनुपात पे, जन्म दर, मृत्यु दर तथा आयु लिंग अनुपात। बताइए जनसंख्या वृद्धि दर किस पे निर्भर करती है? तो क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या है? डी है कि बिल्कुल सही कि जन्म दर, मृत्यु दर तथा आयु लिंग अनुपात। क्या है? जन्म दर है, मृत्यु दर है, साथ साथ जो आयु लिंग अनुपात है। क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर और आयु लिंग अनुपात। ठीक है, ये क्या है? हमारी जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक, नेक्स्ट, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल्स लॉ का, जो मेंडल जी का नियम है और इस मेंडल जी के नियम का एक अपवाद है। इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो मेंडल के नियम का अनुपात है, सॉरी अपवाद है? प्रभाविता है, युग्मक की शुद्धता है, संलग्नता है, स्वतंत्र अभिविभवन है। बताइए फटाफट आंसर बताइए कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, इनमें से कौन ऐसा है जो मेंडल के नियम का अपवाद है? बताइए मेंडल के नियम का एक अपवाद है, इनमें से कौन ऐसा है जो मेंडल के नियम का अपवाद? आप सभी को पता है जो मेंडल्स लॉ है, जो मेंडल जी थे एक पादरी थे, है ना, उन्होंने 7 वर्ष तक क्या किया था? मटर के पौधे पे अध्ययन की क्रिया करी थी, है ना, और उन्होंने 7 वर्ष करने के लिए 7 विपर्यासी लक्ष्यों को भी चुना था, है ना। कुछ उन्होंने पौधे की लंबाई लिया था, उसके कलर लिया था, उसके बाद बीज का रंग लिया था, बीज का साइज लिया था। इसी तरीके से उन्होंने 7 विपर्यासी लक्ष्यों का अपने प्रयोग में चुनाव किया था। लेकिन इनमें से अपवाद पूछ रहा है कि इनमें से लिंकेज कौन है, अपवाद कौन है? तो बेटा अपवाद कौन होता है? सॉरी, संलग्नता। संलग्नता को ही हम कहते हैं लिंकेज। ठीक है, लिंकेज है। तो मेंडल का नियम का एक अपवाद लिंकेज है, बाकी प्रभाविता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र विवरण का नियम, ये जो तीनों नियम ही किसके हैं? मेंडल्स लॉ है। किसके? तीनों नियम ही का क्या है? यहाँ पे तीनों जो नियम है ये तीनों नियम मेंडल्स लॉ है। नेक्स्ट, मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया? संलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए जो मेंडल जी थे, है ना, ये जो मेंडल जी थे इन्होंने कौन क्या प्रतिपादित किया था? इन्होंने जेनेटिक लॉ दिया था, या लिंकेज लॉ दिया था, या ये दोनों को दिया था? तो बताइए मेंडल ने प्रतिपादित किया था, ये जो मेंडल जी थे इन्होंने क्या प्रतिपादित किया था? बताइए मेंडल ने प्रतिपादित किया था, जो मेंडल्स लॉ है, यानी जो मेंडल जी थे इन्होंने प्रतिपादित क्या था? तो आंसर जितने भी बच्चे का बी होगा बिल्कुल सही कि जेनेटिक नियम, है ना, आनुवंशिकता का नियम, क्योंकि ये इन्होंने 3 नियम को दिया था। कितने नियम को? 3 नियम को इन्होंने दिया था।
पहला था प्रभाविता का नियम, क्या था, प्रभाविता का नियम। दूसरा युग्मक शुद्धता का नियम। तीसरा स्वतंत्र अभिवन का नियम। ये तीनों जो नियम है ये तीनों मेंडल जी के नियम है। ठीक है, चलो अगला, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी। यानी एक सामान्य दृष्टि वाली महिला एक ऐसी महिला है जो सामान्य दृष्टि की है, लेकिन उसके जो उस महिला के पिताजी थे वो वर्णांध के से ग्रसित थे, और उस जो सामान्य दृष्टि वाली महिला उसका विवाह एक सामान्य पुरुष से हो जाता है, तो अब उनमें होने वाले जो पुत्र होंगे उनमें क्या संभावना होगी वर्णांधता की। तो ऑप्शन क्या दिया है बेटा, 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, 50 वर्णांध पुत्र एवं 50 सामान्य दृष्टि वाली पुत्री, 50 वर्णांध पुत्र एवं 50 वर्णांध पुत्री, और सभी पुत्र सामान्य दृष्टि वाले वर्णांध पुत्री। तो बताइए क्या होगा 26 का बेटा आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी, तो बेटा जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या होगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की 50 वर्णांध पुत्र एवं 50 सामान्य दृष्टि वाली पुत्री। क्या 50% वर्णांध पुत्र और 50% सामान्य दृष्टि वाली क्या होंगी, पुत्री होंगी। ठीक है, चलो अगला देखो, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, कौन सी ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होती है। तो क्लाइफेंटन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, दात्र कोष का रक्तता है, या डाउन सिंड्रोम है। तो 27 का क्या होगा, 27 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, बस हमारी क्लास एंड और आप लोग के मजे मजे, लेकिन हाँ वापस से क्लास को देखने हैं, ठीक है, रिवीजन करने हैं। अगर मान लो जिस बच्चे का रिवीजन है, जिस बच्चे का ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर, ठीक है, जिस बच्चे को लगता है कि अभी मेरा डाउट है, मेरा क्लियर नहीं, तो उस बच्चे को मैं वापस से बोलूंगी आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, आप क्या करोगे, रिवीजन जरूर करोगे। ठीक है, तो 21वें गुणसूत्र की त्रिश्रुतता की ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दांत कोष का रक्तता, डाउन सिंड्रोम। 27 का बताओ, तो बेटा 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम, है ना, जिसको हम मंगोलियन जड़ता कहते हैं। एक ऐसा रोग है, ये जो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जिनमें जो ये लंबाई जो होगी ना, ये जो कद होता वो छोटा हो जाता है। ठीक है, कद क्या होगा, छोटा होगा। कद छोटा के साथ साथ, है ना, कद छोटा होगा, गर्दन फुली हुई, उंगलियां फुली हुई, छोटी मोटी हुई, ये सारे बहुत सारे इसके सिम्टम होते हैं और इसका बहुत ज्यादा लंबा जीवन काल नहीं होता। अगला, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। लिंग संबंधी रोग है, आटोसोम संबंधी रोग है, कमी जनित रोग है, या मेटाबॉलिक या कैरिकी या चयापचय संबंधित रोग है। तो ये जो सिकल कोशिका एनीमिया है ये किस प्रकार का रोग है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, लिंग संबंधी रोग, आटोसोमल संबंधी रोग, कमी जनित रोग, या मेटाबॉलिक या कायिक या चयापचय संबंधी रोग है। बताइए ये सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 21 का ए, बी, सी या डी। तो जितने भी बच्चे का बी होगा बिल्कुल सही, आटोसोम संबंधी रोग है। देखो ये जो 22 जोड़े तक के गुणसूत्र होते हैं उसको हम कहते हैं आटोसोम संबंधित रोग। तो ये जो सिकल कोशिका एनीमिया भी है ये क्या है, ये भी जो डिजीज है ये भी आटो संबंधी रोग है। कौन सा डिजीज है, इस डिजीज को भी हम कहते हैं आटो संबंधी रोग। अगला, जेड और जेडब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया। लिंग निर्धारण को कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। तो जेड क्रॉस जेडब्ल्यू प्रकार का ये जो लिंग निर्धारण है किसमें देखा गया, घोघा में, तिलचट्टा में, मोर में, मनुष्य में।
घोगा में, तिलचट्टा में, मोर में, मनुष्य में। तो ये जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का जो लिंग निर्धारण की विधि है ये किसमें पाई गई है? घोगा में, तिलचट्टा में, मोर में, मनुष्य में। तो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा कि मोर में। और इनमें जो मादा होती है, मादा ही क्या है? हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। और जो मेल है वो होमोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पे नर और मादा होने वाला जो डिसाइड कर रही है वो कौन कर रही है? मादा पक्ष कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एकदम लास्ट क्वेश्चन है और सभी बच्चे को एकदम क्लियर तरीके से बताने, इसके बाद आपकी क्लास जो हो जाएगी ऑफ हो जाएगी, आपकी छुट्टी हो जाएगी, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा है कि एक बालक का रुधिर वर्ग वो है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो इसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? एक बालक का क्या है? रुधिर वर्ग वो है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से क्या होगा? जीन प्रारूप क्या होगा? ए, बी, सी या डी? लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर बिल्कुल सही बताओ। ए, बी, सी या डी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए। तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 30 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही कि आई बी और आई जीरो, आई बी और आई, क्योंकि पिता का ये जीन यहाँ पे बेटा जीन प्रारूप है ना, यहाँ पे जीन प्रारूप को पूछ रहा है, तो जीन प्रारूप क्या होगा? आई बी और आई जी होगा। ठीक है, देखो एक होता है बेटा लक्षण प्रारूप, एक लक्षण प्रारूप और एक जीन प्रारूप। तो यहाँ पे जीन की जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप पूछ रहा है, जीनी संरचना पूछ रहा है, तो आई बी और आई जीरो होगा। यानी अगर एक बालक का रुधिर वर्ग वो है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जो जीनी संरचना हम देखेंगे वो जीनी संरचना क्या होगा? आई बी और आई जीरो होगा। क्या होगा? आई बी और आई जीरो होगा। ठीक है, ओके। तो ये रहे बेटा हमारे आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरी आप सभी बच्चों से ये कि फिर से मैं कहूँगी, आपको इस क्लास को जिस बच्चे का क्लियर है वो बच्चा देखे या ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन जिसका नहीं क्लियर है वो वापस से इस क्लास को ज़रूर देखेगा, और साथ साथ आपको इस वीडियो को, इस क्लास को हर एक बच्चे के पास सेंड करना है, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन है 1 से लेके 5 तक के, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।